ठाकुर साहब, मैं गौरी से शादी करना चाहता हूँ। तू हरिया का बेटा जो फूटी किस्मत लेकर घूमता रहता है, तूने क्या सोचा? मैं मेरी बेटी की शादी किसी से भी कर दूंगा। ठाकुर साहब, मैं जानता हूँ हमारी हालत ठीक नहीं है, पर मैं गौरी से सच्चा प्रेम करता हूँ। मेहनत बेटा, मेहनत तो हर कोई करता है। फर्क यह है कुछ लोग किस्मत बदल देते हैं और कुछ लोग बस दूसरों के पैरों पर रगड़ खाते रहते हैं। तुम्हारे जैसे लोगों से मैं अपनी बेटी का विवाह थोड़ी कर सकता हूँ। जमींदार साहब, मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं दिखा दूंगा कि मैं कितना बदल सकता हूँ। अच्छा मौका, ठीक है। सुनो, मैं इज्जत का सौदा नहीं करूंगा, पर मैं तुम्हें एक शर्त देता हूं। अगर तुम 1 महीने में मुझसे ज्यादा अमीर बन गए तो हाँ, गौरी तुम्हारी ही होगी। 1 महीने में इतना अमीर तरकीब आसान है। दिखा देना कि तुम्हारे पास मेरे बराबर या उससे अधिक संपत्ति है। बस तुम्हें 1 महीने का समय मिल रहा है। तारीख आज से गिनी जाएगी। अगर तुम हार गए तो तुम गौरी को भूल जाना और गांव में कभी अपना मुंह मत दिखाना। समझ में आई बात? ठीक है, 1 महीने में मैं करके दिखाऊंगा। 1 महीने, ठाकुर की शर्त। केशव के दिल में अब सिर्फ एक आवाज थी। राधा केशव ने तो जैसे कहा कि वो 1 महीने में अमीर बन जाएगा, यह तो नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन। ठाकुर, तुम जानते हो हमारे परिवार और इज्जत क्या है, उसे मरवा क्यों नहीं देते? पर जान से मरवाना एक बहुत बड़ा कदम है राधा। तुम्हारी सोच साफ है, पर तुम्हारा तरीका मुझे मन नहीं भा रहा। तुम चिंता क्यों करती हो? बस 1 महीने की तो बात है। अगर वह हार गया तो फिर गौरी की शादी अपनी मर्जी से करवाएंगे। बाकी का आगे मैं संभाल लूंगा। ठाकुर ने अंदर ही अंदर मन बना लिया। वो जानता था कि लोग क्या सोचते हैं, एंड वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर गुजरना चाहता था। रात भर जागने के बाद केशव ने एक फैसला लिया था। ठाकुर की शर्त ने उसे भीतर तक हिला दिया था, पर अब वो डरना नहीं चाहता था। माँ, ठाकुर ने जो कहा वो मुझे चैन नहीं लेने दे रहा। उन्होंने कहा अगर मैं 1 महीने में अमीर नहीं बना तो गौरी किसी और की हो जाएगी। अब मैं सोच रहा हूँ कि दूसरे राज्य चला जाऊं, कोई बड़ा काम ढूंढूं, पैसे कमाऊं। बस 1 महीने मान न दे, फिर मैं गौरी से शादी कर लूंगा। दूसरे राज्य बेटा, पर वहाँ कौन है तेरा? न जगह की पहचान, न काम का भरोसा। यहाँ रहकर भी तो मेहनत कर सकता है तू। अपने गांव में ही कोई अच्छा सा काम ढूंढ, कोई छोटा सा व्यापार शुरू कर ले। तू मेहनती है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। माँ की बात में सच्चाई थी, पर केशव का मन बेचैन था। अब वो कुछ बड़ा करना चाहता था। माँ, तुम नहीं समझती। मैं गांव छोड़कर जाऊंगा, मेहनत करूंगा, पैसा कमाऊंगा और गौरी से शादी करके दिखाऊंगा। बेटा, मैं तेरी जिद समझती हूँ, पर तू अकेला कैसे जाएगा? अगर तू जाने की ठान चुका है तो मैं भी तेरे साथ चलूंगी। माँ, तुम साथ चलोगी? ना ठिकाना, ना घर, तुम कैसे रह पाओगी? बेटा, मैं भी तुझे कैसे अकेला छोड़ दूं? मैं तेरे साथ रहूंगी। तू चलेगा तो मैं भी चलूंगी। उस पल माँ की आंखों में डर नहीं, हिम्मत थी। और उस दिन पहली बार केशव को लगा किस्मत से बड़ी चीज है माँ का साथ। अगली सुबह केशव और उसकी माँ अपने गांव को छोड़कर निकल पड़े।
पीछे रह गए थे बस कुछ यादें, और आगे था एक अनजान सफर। बेटा, ये लगता है हमें दूसरा रास्ता लेना चाहिए था। अब तो शाम हो गई है, जंगल के रास्ते से जाना ठीक नहीं था। माँ, यही तो एक छोटा रास्ता था। अगर दूसरा लेते तो हम 2 दिन में वहां पहुंचते। चिंता मत करो, थोड़ी ही दूर और है। बेटा, अंधेरा घिर आया है, अब कहाँ रुकेंगे? ये जंगल बड़ा सूना लग रहा है। अरे माँ, उधर देखो, सामने एक झोपड़ी दिखाई दे रही है। चलो वहीं थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। नहीं बेटा, पता नहीं वो किसकी झोपड़ी होगी। रात में किसी और की जगह पर ठहरना ठीक नहीं लगता। माँ, किसी की भी हो, हमें थोड़ी ही देर का शरण चाहिए। देखो, ठंडी हवा भी चल रही है। तू थक भी गई होगी माँ। चलो बस कुछ देर और रुकते हैं, फिर सुबह होने से पहले निकल जाएंगे। थकी माँ ने कुछ नहीं कहा, बस बेटे की आंखों में भरोसा देखा, और दोनों उस अंधेरे जंगल में उस अनजान झोपड़ी की ओर बढ़ चले, बिना यह जाने कि वहां कौन उनका इंतजार कर रहा है। अंधेरे जंगल के बीच खड़ी वो छोटी सी झोपड़ी, बाहर से टूटी फूटी पर भीतर से कुछ अजीब सी रोशनी झलक रही थी। थके कदम अब बस रुकना चाहते थे, लेकिन उस जगह की खामोशी में कुछ अनकहा था। बेटा, ये कैसी जगह है? देख, वो आग के पास कुछ हड्डियां पड़ी हैं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। चलो यहाँ से निकल चलते हैं। माँ, शायद किसी ने पहले डेरा लगाया होगा। कई बार जंगल में शिकारी भी आग जलाकर चले जाते हैं। डरने की बात नहीं है माँ, बस आज रात की ही तो बात है। नहीं बेटा, ये जगह मुझे अजीब लग रही है। कहीं यह किसी तांत्रिक या किसी जंगली जानवर की जगह ना हो। माँ, तुम थक गई हो, चलो यहाँ लेट जाओ, सुबह होते ही निकल लेंगे। अगर कुछ भी हुआ तो मैं हूं ना। बाहर हवा चल रही थी, अंदर आग की लौ धीरे धीरे मंद हो रही थी। थके माँ बेटे ने एक दूसरे के पास सिमटकर आंखें मूंद ली। अचानक सोनी रात में एक ठंडी हंसी गूंज उठी जो सीधे झोपड़ी के अंदर तक आ गई। कितने दिनों के बाद आज मुझे इंसानी मांस मिलेगा। हमने क्या कसूर किया है? हमें मत खाओ। कैसे नहीं खाऊं? मेरा पेट बिल्कुल खाली है। भोजन तो चाहिए ही मुझे। तुम दोनों को मैं छोड़ दूंगा अगर तुम मेरे लिए कोई जानवर का मांस लाकर दोगे। बस एक बार मांस ला दो, मैं तुम दोनों को जाने दूंगा। हम किसी जानवर को मारकर नहीं लाएंगे। हम शांतिपूर्वक वापस अपने घर जाना चाहते हैं। नहीं नहीं, मैं मूर्ख नहीं हूँ। मेरी शर्त यही है कि तुम्हारी माँ यहीं पर रहेगी और तुम जाओ, जानवर का मांस लेकर आओ। नहीं, मैं माँ को भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। या तो तुम दोनों मेरा भोजन बन जाओ, नहीं तो तुम जाओ और मांस लेकर आओ। झोपड़ी में ठहराव सा छा गया। 2 दिल धड़क रहे थे और बाहर अंधेरा घना होता जा रहा था। डर ने केशव के कदमों को बांध लिया था, पर माँ की आंखों में जो खौफ देखा उसने उसे मजबूर कर दिया कि कुछ करे, कुछ भी। केशव झट से बाहर निकलता है, दौड़ता हुआ जंगल की गहराई में चला जाता है। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, आंखों में डर और बेचैनी थी। माँ को बचाना है, किसी तरह उस राक्षस को मांस देना ही वो होगा, बस किसी तरह। थोड़ी दूर जाने पर झाड़ियों के बीच एक मरी हुई बकरी दिखाई देती है।
हे भगवान, यह तो मरी हुई है, शायद इसी से काम चल जाएगा। केशव उस मरी बकरी को खींचकर झोपड़ी की ओर लौटता है। माँ देखो, मैं आ गया। वो झुक कर देखता है। जमीन पर टूटी चूड़ियां, राख और कुछ हड्डियां हैं। उसकी आंखें फैल जाती हैं। माँ, ये क्या हो गया? राक्षस का पेट भर गया था, पर केशव का दिल हमेशा के लिए खाली हो गया। मुझे लगा कि तू कभी नहीं लौटेगा। मुझे इंतजार करना पसंद नहीं। मेरा पेट खाली था और जब पेट बोलता है तो दया की आवाज नहीं सुनाई देती, ना ही कोई वादा याद आता है। हे भगवान, अगर मैं थोड़ी जल्दी और आ जाता तो आज मेरी माँ जिंदा होती।